बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं फ़रा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज वैसे तो हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अगर आप सही पूछें ना तो दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये सिर्फ हमारा नहीं, ये तमाम लोगों का है जो इस वक्त वाकिफ़ है कि क्या सूरत हाल है मुल्क में औरतों के और जिनसी दरिंदगी के मसाइल और बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के मसाइल को लेकर। तो हम सब जो है वो एक ख़ास गम गुस्से का शिकार हैं। एक सानहे से हम निकल नहीं पाते कि दूसरा सानहा हमारे सामने आ जाता है और किस किस का गम करें, किस किस का मातम करें। और मसला वही एक है कि सिक्योरिटी ही मौजूद नहीं है। और जो कल क्लोजिंग पे जब हम जा रहे थे तब भी मैंने ये बात कर रही थी कि जिस मुल्क में महफूज ना हो एक 4-5 साल की बच्ची भी उसकी वालिद की उम्र का या उसकी वालिद से भी शायद ज़्यादा उम्र का एक शख्स जो है वो उसे जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हुए ना इंसानियत याद आए, ना मज़हब याद आए, ना कानून का खौफ उसके दिल में आए, तो ऐसे मुआशरे को हम क्या कह सकते हैं? और ऐसे मुआशरे में हम कौन सी कदरों की और कौन सी रिवायात की और कौन सी हम बात करते हैं कि हम बहुत कोई ऐसे मतलब माजी के ताबनाक माजी के हामिल है। माजी जो था, जो हकीकत है, जो हाल है, वो बहुत खौफनाक है और वो बहुत परेशान कुन। और जहाँ पर एक नुक्ता ये है कि ये मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस सानहे में एक खुशाइंद बात यह है कि लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो हमारे हीरो हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। और अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए एक ऐसा फैसला कर लेना जो कोई सोच नहीं सकता है। कोई वालिद होता हुआ, कोई वालिदा होती हुई, कोई भाई होता हुआ ये बात सोच नहीं सकता जो उस शख्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हम सबको दिखाया कि ऐसे काम किया जा सकता है। उस पर बात करेंगे, पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। सानिया मोटरवे के बाद सानिया कश्मीर ने कौम को लर्जा के रख दिया। मुलाजमत का झांसा देकर माँ और मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप, दरिंदगी के इंसानियत सोज वाक़े का रूनमा होना है। कानून की अमल दरामद पर सवालिया निशान। क्या नून लीग अपने बयानिए से पीछे हट गई? क्या मरीम नवाज ने वोट को इज्जत दो के बयानिए से यू टर्न ले लिया? मरीम नवाज ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फौज से बात हो सकती है लेकिन आवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। मसाइल से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर, सर्कुलर रेलवे चलने में सिर्फ चंद दिन रह गए। पाकिस्तान रेलवे का पीर 16 नवंबर से KCR मरहलावार बहाल करने का ऐलान। और साबिक कप्तान यूनुस खान T20 वर्ल्ड कप 2022 तक कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरशद खान विमेन टीम के बॉलिंग कोच होंगे। जी अब तो आदत ही हो गई है हमें इस तरह के वाक़यात के ऊपर बात करने की, मीडिया को चीखने की, कुछ दिन तक ये टॉप स्टोरीज रहने की, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड्स रहने की, और उसके बाद सब कुछ जैसा है वैसा ही हो जाने की। फिर जब तक कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जो पहले से ज़्यादा लर्जा खेज़ हो और हमें एक दफ़ा फिर जो है हम एक शोर मचाएँ और फिर हम खामोश हो जाएँ। आज सुबह मैं आ रही थी और हमजा बहुत सारी जो हमारे हैं ना सिग्नल्स, वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ जो मांगने के लिए खड़ी होती हैं, और मैं सोच रही थी कि कितना गैर महफूज है इस मुल्क में औरत, बच्चे, और ये दरिंदगी जो है किस इंतहा तक पहुंच गई है। कश्मीर के लर्जाखेज वाक़या जो है इसे सानिया मोटरवे के बाद एक बार फिर पूरी कौम को लर्जा के रख दिया है। 4 साल की बच्ची और माँ दोनों के साथ ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक मुलजिम रफ़ीक, जिसको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए इंतहाई महारत से खुफिया कार्रवाई का जाल बिछाया था। मुतासरा खातून ने पुलिस को आकर ये बताया कि मुलजिम ने उसकी बेटी को यरगमाल बना रखा है। आप दीदा दलेरी देखिए। और वो मुतालबा करता रहा कि वो तब उसको जाने देगा जब कराची से उसके लिए कोई और खातून लाई जाएगी। कितना अफसोसनाक, दर्दनाक, कर्बनाक ये वाकया है और ऐसी डिमांड्स की जा रही हैं, आप ये देखें। और एक लंबे अरसे तक कि कोई काफ़ी दिन है जिसमें उसे पकड़ के रखा है। सवाल ये हमजा कि मतलब वो क्या जगह होगी, क्या वहाँ रहने इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होगा, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा कि ये मार बच्ची कौन है, या इनकी चीखें या इनकी आवाज़ें, या ये शख्स जो है इसकी उस इलाके में क्या रिप्यूट होगी, क्या लोग इसके बारे में, किसी ने भी आवाज़ बुलंद नहीं की। वो खातून निकली है वहाँ से
जब इसने उसे कहा कि दूसरी औरत को लेकर आओ, वो गई है और उसने पुलिस से रब्ता किया है और फिर वहाँ पे वो हीरोइक जो है वो किरदार आया कि पुलिस ने मुतासिरा खातून से मुलजिम को फ़ोन करवाया कि दूसरी खातून आ गई है। मुलजिम की तसल्ली के लिए थाना कश्मोर के ASI मोहम्मद बख्श बुरडो ने अपनी बेटी से बात कराई। ये है वो हीरो जिसने कि सारे सानहे में वो इंसानियत का हमें पैगाम दिया है कि इस तमाम दरिंदगी में भी आज भी लोग जिंदा हैं, कायम हैं, हमारे असल हीरो हैं। ये हीरो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये वो हीरो हैं जिन्होंने ये काम किया। और फरा कितनी मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली ये बात है कि किस तरह से, किस कलेजे के साथ इस वालिद ने ये फैसला किया होगा, क्योंकि कोई शख्स अपनी बहन बेटी को भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने फैसला किया कि मेरी बेटी जो है बात करे और वो जाए, ये कितना मुश्किल है। जिसके बाद मुलजिम ने उससे मिलने के लिए अपना पता बता दिया। उसको खौफ ही नहीं था कि शायद ये पुलिस को जाके बताएगी और शायद ये था कि पुलिस तो कार्रवाई ही नहीं करेगी, उसके लिए तो ये सीरियस मैटर ही नहीं होगा। यूं पुलिस फौरी हरकत में आई और वहशी दरिंदे को काबू कर लिया और इस वाक़े पर सोशल मीडिया पर भी सख्त रद्द अमल देखने में आया। इस हवाले से बातचीत करेंगे। सुभान खोसो हमारे साथ है, नुमाइंदा 92 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम सुभान, आप कश्मीर में मौजूद हैं, बताइएगा कि जो हमने अभी तफसील बताई है अपने देखने वालों को, इसके अलावा भी कुछ और तफसील है इस वाक़े से जुड़ी हुई। ये वाक़या किस जगह पेश आया, क्यों इर्द गिर्द मौजूद लोगों को इस बारे में इल्म नहीं हुआ, और ये शख्स जो है क्या इसके बारे में पहले से भी कुछ इस तरह की बातें मौजूद हैं या ये पहला वाक़या है इसके हवाले से? जी बिल्कुल फरा, आपने जो कुछ बताया वो तो बिल्कुल ठीक ही है कि इस तरह ही है। लेकिन जो मैं पहले नागरिक को ये बताऊं कि जब सबसे जो आप बता रहे थी जगह, वो जगह का मसला ही है कि वो ढोली का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है। वहाँ पर जब ये बच्ची को और पहले खातून को लेकर गए थे, ये जो मुलजमान हैं इनका ताल्लुक भी वो जो ढोली का इलाका है, बलूचिस्तान के जो सिंध और बलूचिस्तान की जो सरहदी पट्टी है वहाँ पर है। और वीरान एक जगह है जहाँ पर उनकी झुपड़ियाँ बनी हुई हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये था कि ये जैसे आपने पहले बताया कि कराची में ये हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर इलाज करवाने के सिलसिले में ये रफ़ीक और इसके खैरुल्लाह भुगती, ये दो मुलजमान थे, वहाँ पर किसी इलाज के सिलसिले में गए। वहाँ पर जो उनकी जो बच्ची है इसकी वालदा तबस्सुम, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उन्हें ये झांसा दिया कि आप चलें तो आपको वहाँ पर नौकरी दिलाएंगे। जब वो आप नौकरी का झांसा देकर इसको ले आए, 7 दिन तक दरिंदगी का जो दरिंदों ने जो खातून है तबस्सुम, उसको जो है ना अपनी हवस का निशाना बनाया। उसके बाद ये कहकर उसे कराची भेजा कि जाओ हमारे लिए एक और खातून का बंदोबस्त करके आओ, तब तुम्हें अपनी ये बच्ची वापस करेंगे। तब वो ये खातून को किराया दिया, कोच पे बिठाकर कराची भेजा। ये कराची गई, बहुत जुस्तजू की कि इसके साथ कोई आए तो ये अपनी बच्ची को बचा सके, लेकिन कोई भी खातून आमादा ना हुई तो ये मजबूर होकर कश्मोर थाना पर पहुंची और कश्मोर पुलिस को रिपोर्ट की। तो वो जो ASI है उनको ये जो चार्ज दी गई कि इस मामले में आप इंक्वायरी करें, उस ASI ने इसको अपने घर में रखा और ये कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से मुलजमान को आमादा किया जाए, उनसे मिलने की कोशिश की जाए। जब इसकी जो बेटी है इसने अपनी बेटी को तैयार किया, उनने उस मुलजमान से बात की और फाइनल ये हुआ कि कश्मोर का सिटी पार्क है, वहाँ पर मुलजिम ने ये इसरार किया कि वो वहाँ पर आएगा, पहले उस लड़की को देखेगा, उसके बाद ही जो उसकी बच्ची वापस होगी। जैसे ही वो मुलजिम वहाँ पर सिटी पार्क पहुँचा तो इस ASI जो मोहम्मद बख्श बुरडो हैं, उनकी बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी। उस मुलजिम ने उस बच्ची को देखा और उस बच्ची के मुताबिक उसने कहा कि हाँ ये बच्ची ठीक है। उसके बाद जो है तो ये जो है मुलजिम, पुलिस वहाँ पर सिविल कपड़ों में आई, पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद पुलिस की निशानदेही पर जो बच्ची को, जो डोली का इलाका है वहाँ से पुलिस ने वहाँ से बच्ची को बरामद किया। अब जो बच्ची की सूरत हाल है वो लाड़कान अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टरों का ये कहना है कि बच्ची की सेहत के हवाले से इंतहाई खराब सूरत हाल से कराची मुंतकिल करना होगा। ठीक है सुभान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान को आपने ज्वाइन किया। ये क्या मामलात हैं, एक के बाद एक वाक़या सामने आता है और हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं अखलाकी तौर पर, और सिक्योरिटी कहाँ पर दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? क्या बच्चियाँ भी सिक्योर नहीं हैं, बाहर नहीं निकल सकती घर से? थैंक यू सो मच हमजा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो वाक़यात तय दर पे हो रहे हैं ना, अब तो यकीन माने हम माओं के जो कलेजे हैं ना वो अब फटने को आ रहे हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, अब इस कदर तकलीफ होने लगी है, इस कदर अजियत आने लगी है कि अब दिल ये चाहता है, मैं हालांकि मैं कानूनदान हूँ, मैं लेजिस्लेटर हूँ, कानून बनाते हैं हम लोग,
लेकिन कानून बना बना के शेल्फ में रख के अब थक चुके हैं, क्योंकि उन कवानीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इन जैसे दरिंदों की हिम्मत तब बढ़ती है जब इनसे पहले वाले दरिंदे खुलेआम घूम रहे होते हैं, उनको पता होता है अरे उसने किया उसको क्या हुआ, उसने किया उसको क्या हुआ। ये जब इस तरह की चीजें होती है ना तो फिर हौसला बढ़ता है। अब दिल चाहता है इनको कोई हमारे हवाले कर दे। यकीन माने हम इनके किस तरह हम इसका हशर करें, यही हर माँ ये चाहती है, हर बाप ये चाहता है, हर घर में अब ये कैफियत है। लेकिन कानून अब मैं यकीन माने मैं इस वाले को सलाम पेश करती हूँ। बिल्कुल सही नुसरत सहर साहबा, ये फरमाइएगा, बहुत गर्मा गर्मी हम देखते हैं ऐवानों में कोई सियासी मामला हो जाए, किसी रहनुमा को डिफेंड करना हो या कोई आपका ऑर्डर हो, प्रोडक्शन ऑर्डर हो, उसको लेकर या कोई केस चल रहा हो, तो एक ऐसी सूरत हाल होती है जैसे इस वक्त ना कोई बच्ची का रेप अहम है, ना किसी औरत के साथ जिनसी दरिंदगी का मामला अहम है, ना किसी गरीब की भूख अहम है तो सिर्फ ये मामला। इन मामलात के ऊपर तो हमने कभी नहीं देखा कि अगर नहीं इंतज़ामिया इस पर अमल कर रही है, हुकूमतें जो है इस पर अमल दरामद नहीं कर रही, तो अपनी हुकूमत के लोगों ने शोर मचाया हो। ये सूबाई हुकूमत अब बिल्कुल खामोश बैठी हुई है इस पर। क्यों, अगर कानून मौजूद है बकौल आपके, तो अमल दरामद ना होने पर क्यों नहीं मुकन्ना जो है उस पर तूफान आ जाता, क्यों नहीं उसमें गर्मा गर्मी और वो बहस देखने में आती जो आम सियासी मामलात पे देखने में आती है। फरा आप सही कह रही हैं। अब कल इजलास होने वाला था और मैं बिल्कुल तैयार थी, मैंने सब कुछ अपनी तैयारी की हुई थी कि मैं असेंबली के फ्लोर पर इस चीज को उठाऊंगी और ऐसे उठाऊंगी कि शायद खुदा उनके दिलों में कुछ ऐसा डाले कि उसके बाद से वो ऐसे वाकयात की रोकथाम हो और फिर किसी की बच्ची इस तरह अजियतनाक तरीके से उसके साथ जो हशर हुआ है ऐसा ना हो। लेकिन वो इजलास नहीं हुआ। आप सही कह रही हैं, हर तरह के इशू पर, हर चीज पर बात हो जाएगी। इन जैसे इश्यूज जो हमारी बच्चियां, हमारा माशरा दुनिया भर में हमारे ऊपर क्या उंगलियां उठ रही, हम अपनी बच्चियां महफूज नहीं समझ रहे। मैं अपनी बच्ची महफूज नहीं समझती, पर मुझे डर लगने लगा है। हम सब डरने लगे हैं, ये हमारा माशरा है। हम जैसे लोग अगर डर रहे हैं तो निचली सतह पर वो गरीब जिसका तो कोई भी नहीं है, उसको इंसाफ तो आप भूल जाएं। किसी अमीर बड़े बाप का, बड़े सियासतदान के साथ कुछ भी हो जाए, उनके बच्चों के साथ कुछ हो, किडनैप हो जाए, पूरी इंतजामिया एक्शन में आ जाएगी। आप देखिए किस तरह आपका रिजल्ट मिलता है। एक गरीब के साथ हो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये वाकया हुआ। इससे पहले कितनी ही अलीशाओं का रेप हुआ, मर गई मैं, किस के घरों पर गई, मैंने वो वाकयात अपनी आंखों से देखे। लेकिन क्या हुआ आज फिर हम किसी अलीशा की बात करें और फरा अल्लाह ना करे कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर मैं किसी अलीशा के बारे में बात कर रही हूँ। कब तक, आखिर कब तक ये ऐवानों में हम बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन इस चीज को अहमियत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ इस चीज को अगर अहमियत हो, इस चीज़ को अहमियत नहीं दी जा रही है। अल्लाह करे कि मामलात हल हों और हम सिर्फ बातें ही ना करते रह जाएं। सियासत का कुछ जिक्र कर लेते हैं। जीबी इलेक्शन है और उसकी जो गर्मा गर्मी है वो अपने अरूज पर है। अब सवाल ये उठने लगा है, कल के एक इंटरव्यू के बाद क्या नून लीग अपने बयानिए से पीछे हट गई है? क्या मरीम नवाज ने वोट को इज्जत दो के बयानिए से यू टर्न ले लिया है? मरीम नवाज ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के इंटरव्यू देते हुए कहा है कि फौज से बात हो सकती है लेकिन अवाम के सामने बात होगी, चुप छुपा कर करेंगे, मगर बातचीत हुकूमत को घर भेजने की शर्त पर ही होगी। ये वो शर्त है जो कि उन्होंने लगाई है। PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात पर गौर किया जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान मरीम नवाज ने यह भी दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथियों से राब्ते किए हैं। वो फौज के मुखालिफ नहीं, उनका अपना इदारा है। बात जरूर करेंगे लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए। सीनियर तज्ज़ियाकार फहद हुसैन हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरमाइएगा, मरीम नवाज ने कहा है कि फौज मेरा इदारा है और हम बात जरूर करेंगे लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए और अवाम के सामने बात होगी। क्या राय है आपकी इस बयान पर? देखिए, मेरा ख्याल है ये बहुत अहम बयान है क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि PMLN में ये फैसला हुआ है कि कम से कम कुछ हद तक जो है जो सियासी दर्जा हरारत जिसको वो बढ़ाते जा रहे हैं और जिस हवाले से वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते जा रहे हैं, उसमें शायद अगर उसको रोकना नहीं तो कम से कम ब्रेक मारने का, ब्रेक डालने का एक वक्त आया है। और शायद वो ये भी चाहते हैं कि ये जो एक फार्मूला है इसको भी ट्राई करके देख लें कि
कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बातचीत करने के लिए आमादा है कि नहीं। अब इसमें जो बयान है मरियम साहिबा का, जो इंटरव्यू है, उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने उनसे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनके कुछ और साथियों से रब्ता किया है। चुनाचे ये इंटरव्यू ऐन मुमकिन है कि उन राब्तों का एक मुस्बत जवाब हो, यानी कि ये एक इंडिकेशन है, एक टीज़र है कि PMLN जो है वो तमाम तर तनकीद और तमाम तनकीद के बावजूद जो मुज़ाकरात का जो पहलू है, मुज़ाकरात का जो रास्ता है, उस पर चलने के लिए आमादगी का इज़हार कर। फहद साहब, मरियम नवाज ये कहती हैं कि PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज़ पर गौर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। क्या वो ऐसी शर्तें मनवाने की पोजीशन में हैं और क्या ये जमहूरी शर्त है? देखिए, ये शर्त जो है ये मेरा ख्याल है एक तरह का सियासी बयान है। असल बात ये है कि PDM के प्लेटफॉर्म से बाकायदा तौर पर ये एक तरह की ऑफ़र है या एक तरह की आमादगी है कि बातचीत शुरू की जाए। अब उस बात अगर ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसमें किन मामलात पर मुज़ाकरात होते हैं, किन पहलुओं पर लेदे होती है, किसकी मानी जाती है, किसकी नहीं मानी जाती, कौन सी शराइत जो हैं उनको टेबल पे लाया जाता है और किन को रद्द कर दिया जाता है, ये तमाम तर चीज़ें तो बाद की बात है। इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि दोनों साइड की तरफ से, अगर मरियम साहिबा की बात को हम उसी तरीके से माने कि दोनों साइड की तरफ से एक आमादगी का इज़हार हुआ है कि कम अज़ कम कुछ हद तक मामलात को सुलझाने के लिए एक कोशिश करनी चाहिए। इसकी असल अहमियत ये है। बिल्कुल सही। ऑलिव ब्रांच का कुछ तस्करा कर रहे हैं वो, जिसकी तरफ बातें हो रही हैं। एक बहुत आम इशू है इन तमाम धरनों से, जलसों से जुड़ा हुआ महंगाई का, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक बार फिर कहा है फाज साहब के आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। माजी में भी कई दफ़ा वज़ीर आज़म इस तरह की यकीन दहानियाँ करा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार अवाम को रिलीफ मिलेगा आपके ख्याल में? देखिए, असल में मामला ये है कि जिस वजह से महंगाई हुई, जिस वजह से चीनी का स्कैंडल हुआ और वीट का स्कैंडल हुआ, और जिस वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में गई, बल्कि बहुत ऊपर तक गई, वो वजूहात तो जूं की तू मौजूद हैं। उसमें जहाँ पे नाअहली हुई, जहाँ पे गलत फैसला साजी हुई और गलत टाइम पे फैसले हुए और सही टाइम पे जो है वो उन फैसलों को इल्तवा में डाल दिया गया, इन तमाम तर वजूहात की बिना पर मामलात आज यहाँ पे खड़े हैं। अब जब हुकूमत ही कहती है कि आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है, तो मुमकिन ऐसा हो, लेकिन अभी तक कम अज़ कम मैंने ये नहीं सुना कि किन बुनियादों पे हुकूमत की दावा कर रही है। वो जो गलतियाँ उन्होंने की हैं उनका अजाला उन्होंने किस तरीके से किया है, वो जो प्रोसेसेस थे जहाँ पे वो सही तरीके से फॉलो नहीं हुए, उनमें उन्होंने किस तरीके से दुरुस्तगी की है, और वो कौन से इक़दाम उठा रहे हैं जिसकी रोशनी में वो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो काबू में आ जाएगी। हम सबकी दुआ है कि ऐसा ही हो, लेकिन इस वक्त हमारे सामने कोई ऐसी एविडेंस, कोई शवाहद नहीं है जिनकी बुनियाद पे हम बहुत एतमाद से ये बात कह सकें। जी ठीक है फाद साहब, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने देखा कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मुखालिफिन पर ज़ाती हमले करते रहे। हुकूमती वज़रा हों या अपोजिशन रहनुमा, सब बदजुबानी कर रहे हैं। सियासतदान कौम को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? बर्दाश्त और रवादारी का कल्चर हमारी सियासत से क्यों ख़त्म किया जा रहा है? देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन हुई है, उसमें बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो नहीं कहना चाहिए था। खुसूसन कुछ बहुत ही नाजुक मामलात पे गलत किस्म की बयानबाजी हुई है। मरियम नवाज़ की साहिबा के ऊपर जो तनकीद हुई एक औरत के हवाले से, वो बहुत ही यानी कि अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भी कुछ मामलात में एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात इस तरह के डाले गए, और ख़ास तौर पे इस तरह की लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, ज़बान इस्तेमाल की गई, जिससे जो एक आम एक डिसेंसी का एक जिसे कहते हैं मयार होता है, उससे बाहर ये बातें हुई। तो आम तौर पे सियासी जलसों में, सियासी कैंपेन्स में बातें होती हैं, लेकिन इस बार ही मुझे लगा कि कुछ मामलात हद से ज़्यादा बढ़ गए। उम्मीद ये है कि आइंदा वो ऐसा नहीं होगा, और तमाम तर जो सियासी जमातें उन्होंने सबक सीखा होगा कि कैंपेन करनी चाहिए, एक दूसरे पर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तमीज़ के दायरे से बाहर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तमीज़ के दायरे में रहकर कैंपेन अगली दफ़ा से की जाएगी। फाद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
मसाइल की दलदल में फंसे कराची के शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर की बात भी कर लें हमजा, इसलिए कि अच्छी खबर जो है वो फाइनली पाकिस्तान रेलवेज ने अचानक 16 नवंबर यानी पीर से कराची सर्कुलर रेलवे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, ये पिपरी से औरंगी टाउन तक 60 किलोमीटर के सफ़र का आगाज़ होगा। ट्रैक के लिए 4 ट्रेनें मुख्तस भी कर दी गई हैं। बड़ी जल्दी जल्दी ये काम किया गया है। ट्रेनें 3-3 घंटों के वक्फे से चलाई जाएंगी और 7 बजे औरंगी टाउन स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी, उसके बाद सुबह 10 बजे दूसरी ट्रेन रवाना होगी। इस हवाले से हमारे साथ जो है नुमाइंदे मौजूद हैं 9 न्यूज़ के। चांद नवाब बताइएगा, सर्कुलर रेलवे का दोबारा चलना खुशाइंद है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, किराया क्या मुकर्रर किया गया है, आपकी शहरियों से बात हुई इस हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 16 नवंबर से सर्कुलर रेलवे बहाल हो रही है। पहले मरले में लांडी से पिपरी से औरंगी टाउन तक चलेगी। कैंट स्टेशन सिटी स्टेशन तक भी सर्कुलर रेलवे चलेगी। लांडी से जो शराफी गोट कोरंगी है वहाँ ट्रैक नहीं है, तजाविज़ात कायम है। नाज़माबाद औरंगी टाउन जब तक जो कई जगह जो ट्रैक नहीं है वहाँ तजाविज़ात है। सिंध गवर्नमेंट ने 28 किलोमीटर के ट्रैक है जब तजाविज़ात है उन्हें ख़त्म करना है, उसके बाद ही जो है सर्कुलर रेलवे बहाल हो सकेगी। कराची शहर में पहले बसें बहुत अच्छी थी, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा था, ट्राम चलती थी, लेकिन कराची में कई सालों से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सर्कुलर रेलवे बहाल हो रही है, लेकिन कराची में जो तजाविज़ात हैं कई जगह पर बुकिंग ऑफिस नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्रैक नहीं है, उनको बनाने में टाइम लगेगा। जब तक ये नहीं होंगी उस वक्त तक पूरे शहर में जो सर्कुलर रेलवे का जाल था वो पूरे शहर में सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हो सकेगी, लेकिन जो ट्रैक हैं वहीं तक जो है ये सर्कुलर रेलवे चलेगी। बिल्कुल ठीक है चांद नवाब, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आखिरकार कराची वालों को भी कुछ मिला है, अच्छी बात एक सुनने को मिल गई है। टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। मैं अभी हमजा से पूछ रही थी कि हमजा सही बताएं कि कितनी दफ़ा आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के जाते हैं, इसलिए कि मुल्क भर में कोरोना वायरस तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ मस्बत केसेज और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आपके सामने ही है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है विकार सेठ, वो भी इसका शिकार हो गए। तो अंदाजा लगाएं कि ये वायरस जो है ये नहीं देखता कि कहाँ पे किसको शिकार करेगा। बिल्कुल, और अगर फरा ये देखा जाए ना, भी फरा ये बात कर रही हैं, इन्होंने जिक्र किया फाल केसेस की तादाद 23,056 तक पहुंच चुकी है, जबकि अमवात 7,056 हो गया। तशवीशनाक बात यह है कि मसीहा जो हैं एक बार फिर मोहलिक वायरस का निशाना बन रहे हैं। बहुत अफसोसनाक जो खबरें आ रही हैं उनमें यह भी है कि 2 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर बशीर कोरोना की वजह से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसरा के साबिक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ भाग डॉक्टर्स की तादाद 21 हो गई है। बिल्कुल, और कोरोना की दूसरी लहर तेजी से मुल्क भर में मौत का जाल बिछा रही है। इस सूरत हाल में अहम सवाल ये है, क्या हुकूमत इस वबा से लड़ने के लिए तैयार है? क्या डॉक्टर्स को हिफाजती किट समेत तमाम मतलूबा सहूलतें दी भी जा रही हैं या नहीं दी जा रही? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि डॉक्टर्स खास से नाला थे और वो दुरुस्त बात कर रहे थे कि हमारे पास PPEs मौजूद नहीं। उस वक्त तो खैर पूरी दुनिया ही इस मामले के लिए इल प्रिपेयर्ड थी, लेकिन अब दूसरी लहर की बात हो रही है। लेकिन अगर हुकूमत फ्रंट महाज पर लड़ने वाले मसीहाओं की हिफाजत अब भी नहीं कर सकेगी तो वो मसीहा अवाम की हिफाजत कैसे करेंगे? इस हवाले से बात करते हैं यंग डॉक्टर्स के चीफ डॉक्टर आतिफ चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, बड़ी तेजी से कोरोना की दूसरी लहर जो है वो उसमें शिद्दत आ रही है, हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए इस दफ़ा तैयार हैं कि पहले जैसी सूरत हाल है? तो आपका मुझे मौका देने का बहुत शुक्रिया। देखिए, जब पहले लहर आई थी और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा हम पर करम हुआ था कि कोरोना वायरस ने हमें उस तरह हिट नहीं किया जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया को, ईरान को या चाइना को हिट किया। आप देखें, इंडिया और पाकिस्तान की सिर्फ सरहदें नहीं मिलती, हमारी सकाफत देखें, हमारी मुआशरत देखें, हमारी टेम्परेचर देखें, वो तकरीब
90% सेम है, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ही थे क्योंकि वहाँ कोरोना ने बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर किया था इंडिया की कम्युनिटी को, और पाकिस्तान पे अल्लाह ने अपना करम किया था और पाकिस्तान पे उस तरह हम अफेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हुए थे। 6000 अमवात होना, जिनके घर के अंदर एक मौत हो जाए किसी बीमारी की वजह से, वो बता सकता है कि वो किस तरह वो किस तकलीफ से इस सारी सूरत हाल के जश्न मनाए, हमारी गवर्नमेंट ने जश्न मनाए कि हमने कोरोना बहुत डील कर लिया है और हमने इसे बहुत शिकस्त दे दी है, लेकिन हम डॉक्टर उस वक्त भी बड़ा कैटेगोरिकली हर बंदे को समझा रहे थे अपने मीडिया के अंदर और तमाम गवर्नमेंट को भी कि अरे ये भी ओवर नहीं हुआ, ये सेकंड लहर आएगी। और आप देखिए कि हम बुरे तरीके से सेकंड लहर के अंदर हैं, और सर्दियों के अंदर इस वक्त जो मरीज जो ऑन ग्राउंड देखा जा रहा है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे हैं, ज्यादा बुरे हालात के साथ आ रहे हैं जो कि पहले वाले जो हालात थे। और अगर आप देखें कि गवर्नमेंट के जो क्या है हमारे मरीजों के लिए और हमारे, तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं, गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि जिस तरह शायद पहले होगा वैसे ही अभी होगा। गवर्नमेंट पहले से ज्यादा लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, गवर्नमेंट पहले से ज्यादा इसको हल्का ले रही है। ये सर्दियां हैं, यहाँ सांस की वो फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं वो ऑलरेडी ज्यादा होती हैं सर्दियों के अंदर, और बड़े और बच्चे जो कि ज्यादा अफेक्ट होते हैं सर्दियों में सांस की बीमारियों से, फेफड़ों की बीमारियों से, अगर वो कोरोना का शिकार होते हैं तो उनका बचने के चांसेस बहुत कम होंगे। मरीज ज्यादा कम के साथ आएंगे, ज्यादा मौत होने के चांसेस हैं। और हम अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि पिछली बार हमने देखा कि जो यंग डॉक्टर्स थे और दीगर जो डॉक्टर्स थे वो इस बात पर एहतजाज भी कर रहे थे कि हमारे पास PPEs मौजूद नहीं है, क्या हिफाजती किट्स मौजूद हैं, ये क्लियर कर दें। इंतजामात अस्पतालों में कैसे हैं, क्या वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं? मैं आपको सिर्फ चंद दिन पहले की सूरत सर्विसेज की सूरत बता दूं कि कल तमाम प्रोफेसर्स ने और डॉक्टर्स ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है सर्विसेज के अंदर PPE लेने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि हम तो एहतजाज करेंगे या जो हम गवर्नमेंट से प्रेशराइज करेंगे उसको असर होने में भी 1 महीना लग जाएगा। तो कल हम चंद दिन पहले प्रोफेसर्स ने डॉक्टर्स ने चंदा इकट्ठा किया है कि हम PPE पहले ही अरेंज कर लें अपने डॉक्टर्स के लिए, मरीजों के लिए। देखिए 70 के करीब डॉक्टर हो चुके हैं। आपने सिर्फ एक KPK के डॉक्टर का नाम लिया, मैं 10 मजीद डॉक्टर्स का सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर जानता हूँ जो कि कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं पिछले वीक के अंदर। हम चाहते हैं कि हम इस कोरोना के नुकसान आते हैं डॉक्टर से बचाएं, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि खुदारा लास्ट टाइम की तरह ना करें, लेट ना कीजिएगा। इस दफा का जो लेट है वो हमें जो अल्लाह ने हम पर करम किया था उसका जो थोड़ा सा हमें फायदा हुआ था वो सब जायल हो जाएगा। इकोनॉमी हमारी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगी। और इस दफा मेरा हम जो डॉक्टर्स देख रहे हैं, गवर्नमेंट का वही कैजुअल एटीट्यूड है। उनको लगता है कि पहले अगर अल्लाह ने करम किया है, पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा। देखिए हम खुदा कहीं इंडिया वाली लहर में चले जाते हैं तो वो इतना भयानक अंजाम होगा जो आप इंडिया का देख रहे हैं। अभी तक 1 साल हो गया इंडिया उस कोरोना वायरस की अमवात से या उसकी इफेक्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा, और उनकी पूरी इकोनॉमी सोसाइटी डैमेज हो गई है। अगर हम लोगों पर अल्लाह का करम है तो हम लोगों को, और डॉक्टरों की मेहनत है, मैं ये समझता हूँ डॉक्टरों की मेहनत है। 6-7 माह डॉक्टर्स ने कुर्बानियां दी, कोरोना से इफेक्ट हुआ, उनकी फैमिली से इफेक्ट हुई, लेकिन हम लोग महाज करते रहे और हम लोगों ने दिल जमे के साथ और हर सूरत हाल में अपनी आवाम का साथ दिया। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया रहने के लिए। डॉक्टर साहब हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल वही है जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ममालिक में, अगर हम पे एहसान है अल्लाह का तो हम उसे अपनी लापरवाही के साथ चैलेंज ना करें उस करम। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब प्रोग्राम में आप कुछ अगली जो खबर है ना उस पर मुझे हंसी आ रही है। आपको क्यों हंसी आ रही है? मुझे ये इसी बात से जोड़ के कि मतलब ये रियलिटी है कि हमें अपनी सेहत और अपनी सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें जो है ना कम इम्पोर्टेंट लगती है। जो दिखावा होता है ना कि हमने जो दूसरों को दिखाना होता है कि हम बहुत जैसे कहते हैं सेट भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत खाते पीते भी हैं, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए और इस पे हम बहुत ज़्यादा जो है अमल करते हैं। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को सेहत के मुकाबले में
कपड़ों और जूतों की ज़्यादा फिक्र होती है। राम साहब मुझे बताइए, आपके बजट में से कितना फीसद जाता है कपड़ों के ऊपर और जूतों के ऊपर? और जो मैक्सिमम होता है ना, आपके बजट में कितना? वो कपड़ों और सेहत पर ही जाता, सेहत पर तो नहीं, कपड़ों जूतों ये वाली चीज़ें वो वाली चीज़ें। सेहत पे अगर आप पूछें कि आपने लास्ट टाइम चेकअप कब करवाया था, तो मुझे अगर ये मामला ना होता कोरोना वाला, मैं तो चेकअप ही नहीं करवाता। अच्छा, ये आम एक रवैया है। अच्छा, सेहत का मामला सिर्फ चेकअप का नहीं है, सेहत का मामला ये कि आप कितना अच्छी चीज़ें खाते हैं, कितना जिम हेल्दी एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं, और कितना आप ख्वाबों पे, खाने पे तो मैं बहुत ख्वाबों पे वहाँ चले जाएं और ये खा लें और वो खा लें, लेकिन वो जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं खाने, वो भी तो हम अपनी सेहत के साथ नुकसान कर रहे होते हैं। जो रिसर्च ये जो हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम अपनी आमदनी जो है बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं सेहत के अलावा बाकी मसाइल के ऊपर। 18 साल के आदाद शुमार पर मुश्तमिल डेटा जमा करके मुरतब की गई ये रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के एक आम घर में कंप्यूटर, लैपटॉप और टेप रखने वाले जो हैं, इनकी टैब जिनके पास होता है, उनकी शरह 14%, मोबाइल और स्मार्टफोन रखने वालों की शरह 45% है, 34% घरों में इंटरनेट की सहूलत है, और औसत माहाना आमदन जो है 41,545 रुपये है, जबकि औसत अखराजात 37,159 है। कपड़ों और जूतों पर आमदनी का 7.5, जबकि सेहत पर 3.2% खर्च करते हैं। फिर हम हुकूमतों से इतराज़ करते हैं कि सेहत के लिए एलोकेशन बहुत कम की हुई है। हमारे अपने बजट में सेहत की एलोकेशन बहुत कम है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि जितनी आमदनी है, हम 40-41 हज़ार रुपया बता रहे हैं, सेहत पे आप खर्च भी क्या कर सकते हैं कि गरीब आदमी सेहत पे खर्च कर ही नहीं सकता है। उसको 2 टेस्ट करवाने पड़ जाए ना, तो उसकी ये जो आमदनी है ये ख़त्म हो जाएगी। मगर गरीब आदमी जूतों और कपड़ों पे तो खर्च कर ही रहा है ना। मतलब आप हमें जो दिखावा है ये हकीकत है, रिया, दिखावा, नुमाइश ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। असल जो रियलिटी है वो ये है कि आपकी सेहत अच्छी हो, आप खुश हों, आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शहरियों की भी बात करेंगे इसमें, और शहरी अपनी आमदन का 36.1% खाने पीने की अशिया पर खर्च करते हैं। ये अच्छे लोग होते हैं फरा। अच्छा, मान लेते हैं हमजा की बात है। और 23.8% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च कर देते हैं, जो कि होती है उनके फिक्स जो हैं ये एक्सपेंसेस हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी से कौसर परवीन हमारे साथ हैं, सोशियोलॉजी के शोबे की हैं कराची यूनिवर्सिटी में। उनसे बात करेंगे इस सारे ट्रेंड के मुतालिक कि ये क्या सूरत हाल है। ये जो रिपोर्ट हमने शेयर की है कौसर परवीन साहिबा, इसके मुताबिक कपड़ों और जूतों पर आमदन का 7.5%, जबकि सेहत पर सिर्फ 3.2% खर्च करते हैं हम आम पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी। आप कैसे देखती हैं इस रुझान को, ये क्या इंडिकेट करता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा। जी, असल में ये तो मसला हमारा हो गया क्योंकि हम अपने बजट को प्रायोरिटाइज नहीं करते, हमारे यहाँ प्रायोरिटीज मौजूद नहीं है। हेल्थ को तो हम बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेंड चल गया है सोसाइटी में, हम इस वक्त तो ये देखते हैं कि ग्लैमर की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। तो कपड़े और जूते आपकी पर्सनैलिटी को अपीयरेंसली बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, और इंसान के अंदर से क्या उसके ऊपर गुजर रही है, किस तरह से वो अपने आप को चला रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सब को हमने पीछे कर दिया है। तो जाहिर है कि ग्लैमर तो हर एक को अट्रैक्ट करता है। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ रखी है जो कि ग्लैमरस होती हैं। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें इस तरफ पुश कर रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है माजरत के साथ मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ ज़्यादा जितना और अपना रुझान शो करना शुरू कर दिया है, और ये रुझान हमें अपनी सेहत से गाफिल कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बजट में प्रायोरिटीज नहीं रखते, अपने बजट में प्रायोरिटीज डेवलप ही नहीं करते। हेल्थ और एजुकेशन हमारा स्पेशली सबसे लास्ट सेगमेंट होता है हमारे बजट का, और ये खाली इसकी बात नहीं है कि गरीब लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें क्लास की कोई कौसर परवीन साहिबा, डॉक्टर साहिबा, माजरत इंटरप्शन की, लेकिन प्रायोरिटीज़ का तयन तो इंसान ने खुद करना होता है। उसे खुद अंदाज़ा होता है कि मैंने इतने फ़ीसद अपने बच्चे की तालीम पे लगाना है। हमारे यहाँ शरह ख़ानदगी में बेहतरी आई है, 45% से बढ़कर 60% हुई है। हमें मतलब हम कितनी तनकीद करते हैं हुकूमतों के ऊपर कि सेहत के लिए और तालीम के लिए कम बजट मुख्तस किया गया। हम अपने घरों में क्यों ऐसा करते हैं? वो तो हमारे अपने इख्तियार में, वहाँ पर तो हम इंसाफ के साथ जो सही चीज़ें हैं वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, गैर ज़रूरी तय्युशात जो हैं उन्हें कम कर सकते हैं। उसमें हम क्यों इन्फ्लुएंस लेते हैं मीडिया का या किसी भी और चीज़ का? देखिए, रहना तो हमें इसी सोसाइटी में है ना, आम लोगों को भी सब लोगों को इसी सोसाइटी में रहना है। जब उनके सामने ऐसे
लोग आते हैं कि जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो एवरी पर्सन वांट टू बी अपीयर वेरी अट्रैक्टिव, तो वो भी सोचते हैं कि ठीक है चलो हम इस चीज़ को डेफर कर देते हैं, अपनी सेहत के ऊपर हम बाद में तवज्जो दे लेंगे, पहले हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे लें, हम अपने आप को अच्छा कर लें, अपना अपीयरेंस अच्छी बना लें। तो ये तो है क्योंकि हमारे यहाँ जो मीडिया एक रोल प्ले करता है, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद हमारे जो ओवरऑल बजट, पाकिस्तान का बजट जो बनता है, वो भी बजट को हम बनाते ही नहीं, बजट को बनाना हमने छोड़ दिया। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारी अर्निंग कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं। अगर हम इसको रखें कि भाई हमें इतनी सेविंग करनी है, जाहिर है कि हेल्थ का ताल्लुक आपकी सेविंग से, आप जो आपका इन डेप्थ जो आपको सपोर्ट करती है, जो चीज़ जो आपको हौसलामंद करती है, वो आपके हाथ में पैसा है। अगर तो आप जो है वो तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है कोई भी मुश्किल आएगी तो मैं फेस कर लूँगा, लेकिन ना हमने अपनी सेविंग्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी है। हम इस वक्त जो जा रहे हैं, हमारी जो दौड़ लग गई है वो ग्लैमर की तरफ है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि 41,500 रुपया औसतन अगर हम देखें तो आमदनी है, जिसमें से 37 से 37,500 रुपया जो है वो खर्च हो जाता है। सेविंग्स कैसे की जा सकती है अगर हम बजटिंग नहीं कर रहे? हमें बजटिंग करनी कैसे चाहिए कि हम क्या करें? पहले सेहत के लिए निकाल लें, अब एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, तो लोग तो यही बात करते हैं कि सेहत अगर कोई खुदा न खास्ता मामला होगा तो फिर देखी जाएगी। जी हाँ, हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा यही है कि हम इस पे रिलाई करते हैं कि सेहत को हम ये देखते हैं कि हम चल रहे हैं तो हम सेहतमंद। हमारे यहाँ तो मंथली या आफ्टर एवरी 6 मंथ जो रूटीन चेकअप होते हैं उनका रुझान भी नहीं है। ना हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए अपने गवर्नमेंट इदारों में और प्राइवेट इदारों में। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉइज को इस बात की अवेयरनेस देते हैं और उनको हर 6 महीने के बाद चेकअप करने के लिए फैसिलिटेट करें। अगर हम फैसिलिटेट करते हैं तो एक माइंडसेट बन जाता है। हमारे यहाँ माइंडसेट ही नहीं है हेल्थ को और कंसीडर करने का, एजुकेशन आ जाती है। तो सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि हम इस दौड़ में जो दौड़ लग गई है, आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ दौड़ लग गई है, जिसने हमारी जिंदगी में से इत्मीनान, सुकून सब कुछ खत्म कर दिया है, हम इसको देखें, इसकी तरफ देखें कि हमें क्या चीज़ जो है वो दायमी सुकून दे सकती है। अपनी अगली जनरेशन के लिए हम क्या चीज़ उनको देके जा सकते हैं। अगर एक फादर मदर जो कि बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटेड हेल्थ कंडीशन में बच्चों के ऊपर हैं, तो बच्चे खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो इसको देखें कि आप सेहतमंद हैं तो आप अपने घर के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा, आप हमारे साथ। हम सब लोग बहुत ब्रांड कॉशियस होते हैं और बहुत, मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद हेल्दी हैं ना और सेहतमंद हैं तो आप कुछ भी पहने आप पे जचेगा, वरना आप जितना भी कीमती कोई चीज़ पहन लेंगे ना वो आपके ऊपर जचता ही नहीं है। सो इस चीज़ के ऊपर भी मीडिया तो बहुत सारी और बातें भी बताता है, लेकिन चादर देख के पाँव फिराओ। मीडिया में कितने लोग बादशाह बने होते हैं, बिल्कुल वो जैसे ही वो टाइम खत्म होता है तो उसके बाद वो बादशाह ही तो नहीं बने रहते, वो अपनी आम जिंदगी में वापस आते हैं। तो आप भी में लोग देखते नहीं है ना उनको कैमरे के सामने। आप भी एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट में देखने के बाद अपनी आम जिंदगी में वापस आने का जो है ना वो सीखें, उसको डिस्कनेक्ट करना। अगर मीडिया इसी चीज़ को देखें कि आपके क्या हालात हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और सेहत बेशक सबसे पहली चीज़ है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान, आप देख रहे हैं और एक नज़र टॉप स्टोरीज पर। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का असासा हुकूमत उनकी फलाह के लिए कोशां। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। शरई उसूल व कवायद के मुताबिक इस्लामिक सर्टिफिकेट भी दस्तयाब। डेरा इस्माइल खान की CRBC नहर में डूबने वाले 22 अफराद की लाशें मिल गईं। 6 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मारे गए अफराद में 16 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। सिंध हुकूमत एक बार फिर महंगाई का रोना रोते हुए वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गुज़श्ता 35 रोज़ के दौरान मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आया है। अवाम सवाल करते हैं 18वीं तरमीम के बाद महंगाई पर कंट्रोल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर नहीं आती। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू हुआ चाहता है। PSL प्लेऑफ मैचेस कल से नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे।
तो जी जनाब, अच्छी खबर है, उससे ही शुरू करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का असासा करार देते हैं और हमेशा उनकी बेहतरी के लिए इकदाम करने में कोशा रहते हैं। और इस ज़मीन में उन्होंने बहुत से इकदाम उठाए हैं। एक और कदम जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्चिंग की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए इस स्कीम में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में बताया कि रकम भी ला सकेंगे और मुनाफा भी अच्छा मिलेगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कायल करेंगे कि अपना पैसा पाकिस्तान में लाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कहा कि अब गंदम का बहरान पैदा नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इंडिकेटर्स हैं बिजनेस के, इकोनॉमी के, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे से सिर्फ जो दो प्रॉब्लम्स आए वो फूड इन्फ्लेशन, और वो भी हमारा मुल्क नहीं, अगर हिंदुस्तान में देखें तो उधर भी उसी तरह फूड इन्फ्लेशन चल रही है। जो सप्लाई चेन्स थी वो इफेक्ट हुई हैं ये कोरोना की वजह से, ऊपर से दो क्लाइमेट चेंज की वजह से दो हमारी गंदम की जो क्रॉप्स हैं वो मुतासर हुई कि गलत टाइम पे बारिशें हुई और हमारा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गंदम की पैदावार हुई। लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। टेक्सटाइल की मैं देख रहा था कि फैसलाबाद में अब लेबर की कमी हो गई है टेक्सटाइल की, क्योंकि सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी है हमारी। अगर आज हमें पिछली गवर्नमेंट्स का बोझ ना उठाना पड़ता तो आज एक हमारी इकॉनमी बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़ी थी। हमारी इकॉनमी बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़ी है, कहना था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। और इस हवाले से हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फैसल जावेद साहब, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इसमें सरमायाकारी कितनी मुनाफा बख्श और महफूज होगी, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी, आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल इसको लॉन्च किया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट लेकर के आए थे, जो वहाँ बाहर बैठे पाकिस्तानी जो हैं आराम से ऑनलाइन डिजिटल अपना अकाउंट खोल सकते हैं और यहाँ के बैंकों में पैसे रख सकते हैं और उससे कई चीज़ें उनको मिल सकती हैं। मनी ट्रांसफ़र है, उसमें बिल पेमेंट है, यहाँ रियल स्टेट के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तमाम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। उसके अंदर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। 36,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है अकाउंट्स खोल लिए और कुछ 66 मिलियन डॉलर्स वो पाकिस्तानी बैंकों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रखे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। अब ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, इसके ज़रिए वो बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान के बैंकों में पैसा आएगा, पाकिस्तान में रुपए की कदर मज़ीद बेहतर होगी और साथ ही में इंडिविजुअल्स को भी फ़ायदा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो पाकिस्तानी जो बाहर हैं या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं बाहर, FBR में उन्होंने डिक्लेयर किए हुए एसेट्स जो बाहर हैं, वो भी इस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें यह है कि फ्लेक्सिबल टेन्योर्स हैं इसके अंदर, 3 महीने से लेकर आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी वक्त चाहें पैसा निकाल सकते हैं। US डॉलर में आपको 7% तक रिटर्न मिलता है और जबकि पाकिस्तानी रुपए में आपको 11% तक का रिटर्न मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शरई असूलों के ऐन मुताबिक ऑप्शन भी मौजूद है और हमें पता है कि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंतज़ार था कि कब शरिया कंप्लाइंट जो हैं बॉन्ड्स आते हैं, तो वो ये सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। नया सर्टिफिकेट्स तो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें इन्वेस्ट करें, उनको भी बहुत ज़बरदस्त मुनाफा है और पाकिस्तान को भी बहुत। ठीक है फैसल जावेद साहब, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अब तक कैसा रिस्पांस मिला वो तो आपने बताया है, साथ ये भी बता दें कि आम सर्टिफिकेट्स और इस्लामिक सर्टिफिकेट्स में क्या फ़र्क है? जी कि हमारी गवर्नमेंट इससे पहले बहुत बड़ी स्कीम लेकर के आई, रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक मिली है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 66 मिलियन डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंकों में रखे। अभी कुछ अर्सा पहले ही वो लॉन्च हुआ है और उसके साथ साथ 36,000 से ज़्यादा जो हैं लोगों ने अकाउंट्स खोल लिए, तो बहुत फिनोमिनल फीडबैक मिला है। इससे पहले हम जब डैम फंड की कैंपेन चल रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, उसमें ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट किया। कोविड फंड के अंदर भी
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। पिछले 5 महीने में जो रेमिटेंसेस जो रिकॉर्ड टूट के हैं सारे, वो पाकिस्तान आ रही हैं। तो हर लिहाज से जो इंसेंटिव्स, जो मेजर्स, जो प्रोडक्ट्स, स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उसको बैक भी कर रहे हैं और उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो शरई असूलों के मुताबिक जो ऑप्शन मौजूद है, इसमें तो बहुत ही फिनोमिनल इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा। तो अब तक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो प्रोडक्ट हुकूमत पाकिस्तान लेकर के आई है, उसमें बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल सही। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का रोल एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मस्बत रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इन सर्टिफिकेट्स के इजरा से मुल्क में सरमायाकारी में भी इजाफा होगा? जी, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे जो रिज़र्व्स हैं, वो मज़ीद ऊपर जाएंगे। देखिए, जो पाकिस्तान में एक ओवरऑल इकनॉमिक बूम आया हुआ है ना, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारा रेमिटेंसेस का है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कंट्रीब्यूशन का है, रोशन डिजिटल अकाउंट का है, और आगे से जाके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से भी होगा। पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन होगी, पाकिस्तान में रुपये की जो कदर है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। उसका मतलब ये कि आपकी महंगाई नीचे जाएगी। उसका मतलब ये है कि जब डॉलर गिरेगा तो महंगाई आपकी गिरेगी, नीचे जाएगी। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तानी इकोनॉमिक ग्रोथ को इस इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। तो हर लिहाज से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और तो इस पर बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करें। खुशाइंद इक़दाम है फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीदें वज़ीर आज़म को हैं और हुकूमत को हैं, वो पूरी भी होंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और ख़बर की तरफ बढ़ेंगे जो कोई इतनी अच्छी नहीं है, अफसोसनाक खबर है। डेरा इस्माइल खान की CRBC नहर में डूबने वाले 22 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 6 अफराद को बचा लिया गया है। चंद रोज़ कबल लोडर रिक्शे में सवार 28 अफराद शादी से वापस आ रहे थे। ज़्यादा सवारियाँ होने की वजह से रिक्शा तवाज़ुन खोकर नहर में गिर गया और वाक़े के बाद इमदादी टीमों को इत्तला दी गई, जिन्होंने 3 रोज़ से कोशिशें करके 22 अफराद की लाशों को निकाल लिया। और सीनियर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद रिजवान ने यह बताया है कि नहर से 22 अफराद की लाशें तो निकाल ली गई हैं, जिनमें से 16 ख़वातीन हैं, 6 बच्चे शामिल हैं इनमें, और तमाम अफराद का ताल्लुक, अफसोसनाक बात यह है कि एक ही ख़ानदान से। फरा ये हमारे रवैये हैं कि आप किसी चीज़ को देख लें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख लें, तो आपको हमेशा वो ओवरलोडेड ही मिलेगी। आप ऐसा करें कि कोई सामान लेके ट्रक जा रहे हैं, उनको देख लें तो वो बाहर निकले होंगे, उनको ओवरटेक करते हुए आपको खौफ आएगा। और हमजा, आप लिफ्ट में बैठ रहे हो ना, तो लिफ्ट के ऊपर लिखा हो 6 अफराद के लिए, तो 7वां बंदा भी घुसने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप बताने की कोशिश करें कि ये इसकी जो है ना सेफ्टी गाइडलाइन कुछ और है, तो वो बुरा बनाते हैं। आप उतर जाएं, आप उतर जाएं, आप बेशक पहले से वहाँ पर मौजूद हो। अब्दुल्ला जान हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला से जानेंगे इस सानहे के हवाले से। जी अब्दुल्ला, बताइए अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं? एक ही खानदान के 22 चिराग बुझ गए। जी बिल्कुल, ये अफसोस वाक़या गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा के गांव शाहजमल में पेश आया, जो चिंची रक्षा लोडर तकरीबन 28 अफराद को लेकर जा रहा था कि बेकाबू होकर CRBC नहर में गिर गया था, जिससे 3 रोज़ 1122 रेस्क्यू और पाक आर्मी ने ऑपरेशन करके 22 लाशों और 6 जिंदा अफराद को निकाल लिया था। इसके बाद ये अफसोसनाक वो है कि अफसोसनाक बात ये है कि अभी तक मुंतखब नुमाइंदे उनके पास अभी तक नहीं आए, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने PTI के MNA शेख यकूब को भारी अक्सरियत से भी जितवाया था वहाँ से। ना तो वो MPA वहाँ पर पहुँचे हैं उनके पास, ना MNA पहुँचे हैं, और ना ही सूबाई हुकूमत ने उनके लिए कोई खसूसी पैकेज का ऐलान किया है, ना कोई तज़कियत की है। ये भी बताइएगा कि ये इतनी कीमती जानों का नुकसान हो गया है, क्या ये बर वक्त इमदाद नहीं मिल सकी, या नहर इतनी वो गहरी है कि वहाँ पर डूब के बचना मुमकिन नहीं है? क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना जानी नुकसान हुआ? जी, ये एक तो ये तहसील DI खान से बहुत दूर है। उधर 11 रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो DI खान से गई थी, इसलिए भी देर लगी है।
क्योंकि लोगों ने पहले तो अपनी मदद आपके तहत उधर 4 लाशों को निकाला था, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 का अमला पहुंचा है और पाक आर्मी के जवान पहुंचे थे, जिसकी वजह से उस रोज शाम हो गई थी। फिर शाम को ऑपरेशन नहीं किया गया, फिर दूसरी सुबह शुरू किया गया, फिर दूसरे दिन 15 लाशें मिली, फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर 3 लाशें मिली। इसलिए ये ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारी पेश आई। ठीक है अब्दुल्ला, ये भी हमें बता दीजिएगा कि जिंदा 6 अफराद निकाल लिए गए थे, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? क्या वो इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं या अस्पताल दाखिल हैं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदा सही सलामत है। उसमें एक चिंकी ड्राइवर भी शामिल था, जिसने उस वक्त खुद ही 2-3 अफराद को बचा लिया था। ठीक है अब्दुल्ला, आपने हमें बताया, आपका बहुत शुक्रिया। और ये अफसोस बात है, जब भी आप ऐसा कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर सोचा कीजिए कि आपकी जानें ज़्यादा ज़रूरी हैं चंद पैसों से। अगर दूसरा रिक्शा करवा लिया जाता तो शायद इस तरह का ये नुकसान ना होता और आज हम इतने गमज़दा तमाम लोग ना होते, और जो ख़ानदान पर बीती है वो ख़ानदान जानता है। और बात फिर वही है कि ये इस तरह के वाक़यात जो है ना, ये पेदर पे होते रहते हैं, आज यहाँ से कल वहाँ से सुनने को मिलता है। सो रवैये हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जान, अपनी हिफाजत और उससे जुड़े हुए जो मामलात हैं उसके बारे में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की बात करेंगे, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो हम एक दूसरे के ऊपर बड़े आराम से लगाते हैं। 18वीं तरमीम का क्रेडिट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेते नहीं थकती, मगर ये मानने को तैयार नहीं है कि इस तरमीम के बाद महंगाई पर कंट्रोल सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पता नहीं क्यों सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं कर रही और अवाम को सज़ा भुगतनी पड़ी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर महंगाई का रोना रोते हुए वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी थी, और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कहा कि 35 रोज़ के दौरान मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि खाने पीने की ये मुख्तलिफ अशियाँ हैं जिनकी कीमतें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हुकूमत सिर्फ बातों की हद तक मौजूद है, वो वफाकी हुकूमत पर एतराज़ उठाते रहे, अमली तौर पर नाकाम हो चुकी है। मगर मुर्तज़ा वहाब ये भूल गए कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा सूबों के वज़ीर आला को महंगाई का नोटिस लेना चाहिए। आप लोगों ने क्या किया ये नहीं बताया गया। और पीपल्स पार्टी अवाम को जवाब देने की पाबंद है कि सिंध में 12 साल से इक़्तिदार पे की कुर्सी पे वो विराजमान है। इन बरसों में इस हुकूमत ने सूबे में महंगाई के खात्मे के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या इक़दाम किए, इस हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। हम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 35 दिनों में जो पिछले हैं मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है। महंगाई पे काबू पाना में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, और ये 18वीं तरमीम के बाद अब आप लोग खुद मुख्तार नहीं है इस मामले में। देखें, अगर अभी आप किरदार देखेंगे इन हमारे सूबों में और आप कंपेयर करेंगे सिंध के सूबे को पंजाब से या केपी के से या बलूचिस्तान से, तो ये वाहिद सूबा है हमारा जो अभी इस टाइम पर परफॉर्म कर रहा है। हम अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं, हमारे पास अच्छी गवर्नेंस है, हमारे पास डेवलपमेंट में ज़रूर कुछ पीछे हम हैं डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे फंड्स जो है फेडरल गवर्नमेंट हमें देने को तैयार नहीं है। आपने बात की प्राइसेस की, तो बाकी सूबों में जो है वहाँ पर जो मुख्तियार कर एसीज हैं और डीसीज हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों पर आंख रखना, प्राइसेस कंट्रोल करना। यहाँ पर इस तरह नहीं है। कराची में और बाकी जो भी हमारे शहर हैं, देहात हैं, वहाँ पर बाकायदगी से मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो जाएं, प्राइस हाइक्स चेक करें, जो प्राइसेस हुकूमत की तरफ से कंज्यूमर काउंसिल ने दी हैं, क्या उन पे अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा। मैं कल ही सुबह को एक निजी चैनल के साथ दिल्ली कॉलोनी की विजिट पे गया था। वहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। हमने जाके जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हो रही थी कोविड-19 की, वहाँ पे हमने फाइन किए। जहाँ पर प्राइस ज़्यादा ले रहे थे उन शॉप्स को सील किया गया, लाख रुपए जुर्माना लगाया। तो सिंध हुकूमत ही है जो अपना काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है तैमूर तालपुर साहब। वफाकी हुकूमत के मुताबिक तो गंदुम बहरान में सिंध हुकूमत का हाथ है। आपने गंदुम रिलीज नहीं की जिसकी वजह से कीमतें ऊपर चली गई, इसमें कितनी हकीकत है?
के अपना टारगेट कर सका, ना बलूचिस्तान कर सका और पंजाब भी पीछे रह गया। सिंध का टारगेट था 3.8 मिलियन मैट्रिक टन्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट मीट किया। जो बुरहान आ रहा है वो दूसरी तरफ से आ रहा है और दूसरी वजूहात की वजह से आ रहा है। हमारा इशू कहाँ पर आया? इन लोगों ने, इन चोरों ने, क्योंकि इनका मकसद तो पीटीआई का, इमरान खान का और उसके जो स्टूजेस हैं उसका हम समझे थे गवर्नेंस करना है, कीमतें कम करना है, लोगों की भलाई करना है, पर इनका तो मकसद ही मेरे ख्याल से अवाम को तबाह बर्बाद करना था। आपको जिस तरह से उन्होंने प्राइसेस की हालत की है तो कोई इस तरह थोड़ी कि शॉर्टेज आ जाता है, गलती में चीज़ें कम हो रह जाती हैं, गलती में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मैन मेड हैं, जो इनके माफियाज हैं, वीट माफिया इनका है। आप सब कुछ छोड़ दें, आप ये देखें कि हमारे पास अगर हमारे पास कमी थी वीट की, तो इन अकल के दुश्मनों ने वीट किस वजह से एक्सपोर्ट किया? सस्ते रेट में एक्सपोर्ट किया और महंगे रेट में खरीद रहे हैं। अब पता है यूक्रेनियन जो वीट होता है उसकी प्राइस कोई पाकिस्तानी 21-2200 रुपए किलो जाके पड़ती है, और उसका जो है फ्लावर का, उसके साथ साथ उसकी बहुत ही एक बेकार क्वालिटी है। जब तक उसे हम अपने वीट के साथ मिक्स ना करें उसे हम खा नहीं सकते हैं। तो ये लोग जान के ये सब क्रिएट करते हैं सिचुएशन, सस्ते दामों बेचेंगे और महंगे दामों खरीदेंगे ताकि ये अपनी जेबें पाल। तैमूर तालपुर साहब, मतलब आपकी हुकूमत 18वीं तरमीम की प्रोपोनेंट है, सबसे बड़ी जिसे कहना चाहिए, आप बल्कि 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं आप लोग। 18वीं तरमीम के बाद तालीम और सेहत समेत महंगाई और सूबे के जो फैसले हैं वो आपके इख्तियार में, आपके कंट्रोल में है। अब ये इल्ज़ाम तराशी जो है, क्या आप खुद ये नहीं साबित करते कि 18वीं तरमीम और उसके मुताबिक किए गए फैसले जो हैं वो नहीं है सही? अगर हर चीज़ की जिम्मेदार जो है वो बिलाखिर वफाकी हुकूमत है, तो फिर फेडरेशन का और सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो कहाँ पर है? सूबाई हुकूमत ने अपने तौर पर महंगाई पे काबू पाने के लिए क्या किया है? आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? सिंध की हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ पर है? सारी परफॉर्मेंस की जो बात है वो आप वफाक की कर रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस भी तो बताएं। अभी तक कोई 65 बिलियन का शेयर सिंध का वफाक ने बिला किसी वजह के रोका हुआ है, और हमें ये भी नहीं है कि कह रहे हैं कि देर सवेर देंगे। दे हैव रिफ्यूज्ड टू गिव इट टू अस। आप कैसे किसी सूबे का शेयर उससे छीन सकते हैं? और ये पहली बार हुआ है। हमें कभी कभार शिकायत होती थी नवाज शरीफ साहब के भी टाइम पे कि वफाक हमें लेट पेमेंट देती थी, पर ये कभी नहीं हुआ कि 2.5 साल हो गए और अमाउंट बढ़ता जा रहा है और इनको कोई उस चीज का नहीं है। बाकी जहां तक हमारी जिम्मेदारी, आई टोल्ड यू, हम सब मिनिस्टर्स की ड्यूटीज होती हैं, हम सब चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आई टोल्ड यू कि मैं गया था खुद एक निजी चैनल के साथ। वैसे तो मैं हर वीक में 2 बार मेरी ड्यूटी अलग अलग इलाकों में लगती है, विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विद द कमिश्नर्स, विद द डीसीज। उनकी सारी टीम हमारे साथ होती है। और उसके अलावा भी अब हमने ये शुरू किया है कि हम चैनल्स के साथ जाना शुरू हो गए हैं, और मैं तो आपको भी वेलकम करूंगा। इफ यू वांट टू कम अलोंग वी कैन मेक अ प्लान। आप जहां कहेंगी, जिस बाजार में कहेंगी, जिस मार्केट में कहेंगी, वी विल इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राइट देन एंड वी विल गो एंड हैव अ विजिट ओवर देयर। तो सिंध हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रही है। तैमूर साहब, मीडिया तो ये मामला उठा ही रहा है, लेकिन बात यह है कि वजीर आला इस हवाले से क्या कर रहे हैं? आप बात नहीं करना चाहते वफाक से, वफाक आपसे बात नहीं करना चाहता, और सिंध के लोगों की बात फिर कौन सुनेगा? क्या महंगाई के मामलात वजीर आला सिंध ने वजीर आजम से हालिया मुलाकात में उठाए थे, या वो वजीर आजम से महंगाई पर भी बात नहीं करना चाहते कि सिंध का हक है, अगर आप नहीं दे रहे तो हमें हक दे दें? आप तो बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पर खान साहब ने 94 लाइफ सेविंग ड्रग्स, उन आइटम्स पर 250% लगाई है ड्यूटी, प्राइस बढ़ा दिया बाय 250%। और खान साहब माशाल्लाह से इतने अक्लमंद आदमी हैं कि उनसे जब पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया है, तो खान साहब कहते हैं मैंने इसलिए प्राइसेस बढ़ाई हैं क्योंकि अगर मैं प्राइसेस ना बढ़ाता तो इन जो है सो आइटम्स की मोनोपोली हो जाती और कमी हो जाती। वो खुदा के बंदे, कुछ
कुछ अकल करो। आप अपने लोगों को क्या खुद मारना चाहते हैं? क्या एजेंडा क्या है पीटीआई की हुकूमत का? मुझे समझ नहीं आ रहा। बातें तो छुपती नहीं है। हर मीटिंग में चीफ मिनिस्टर सिंध इसका जिक्र करते हैं, उसको समझाते हैं, तो वो उल्टा बजाय उस बात को मानने के वो सीएम साहब के साथ बज़िद हो जाते हैं कि प्राइसेस हम नीचे नहीं ला सकते, यानी कि वो कोशिश करने को भी तैयार नहीं है। जो कुछ हो रहा है सिंध हुकूमत कर रही है, अपने बलबूते पे कर रही है, बगैर किसी के मदद कर रही है। अगर थोड़ी सी भी सच्चाई होती सिंध सूबे के लिए इमरान खान में, तो आज पता नहीं कराची कहां से कहां पहुंच जाता। हालांकि हमें मानना पड़ेगा एजुकेशन के सेक्टर में सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको मानना पड़ेगा कि आज हेल्थ फैसिलिटीज जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर सिंध के सूबे में है, चाहे वो मिट्टी हो, नगर हो, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो। वाहिद सूबा जो मुफ्त इलाज कर रहा है। जी ठीक है तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। वफाक सिंध को कुछ नहीं दे रहा, सिंध वफाक से बात नहीं कर रहा, वफाक हमारी बात सुनता नहीं है। मामला यही है, इधर ही बात खत्म हो जाए। एंड पे पिस जो रहे हैं वो हमारा आप है, अवाम है, जिसकी कि कोई इस वक्त सुनवाई नहीं है। अच्छा चलिए एक शेर मैं आपको सुनाने लगी हूँ। नहीं क्या मैंने शेर तो सुना है। इरशाद इरशाद। नहीं मैं नहीं बोलती, इसका मतलब है कि अब आप नहीं सुनना। नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ। फूल की पत्ती से मैंने सुन लिया, लेकिन फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। ये इसका ताल्लुक हमारी तमाम स्टोरी से भी है जो कि हम आपको सुनाते आए और अगली स्टोरी से भी है। और ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि रूस की कान से निकाला गया नायाब गुलाबी हीरा जनीवा में $27 मिलियन यानी 4 अरब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए में नीलाम हो चुका है। मुझे इससे ना वो फिल्म याद आ गई है, वो जो डायमंड्स के ऊपर बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है कि अफ्रीका से कैसे डायमंड्स निकाले जाते हैं। 14.83 कैरेट के द स्पिरिट ऑफ द रोज नामी हीरे ने महंगा तरीन हीरा होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ऑनलाइन नीलामी के मुंतज़मीन ने हीरे को फितरत का अजूबा करार देते हुए कहा कि गुलाबी जवाहरात जो है नायाब होने की वजह से इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और बिल्कुल द स्पिरिट ऑफ द रोज रूस की कान से 2017 में निकाला गया था और कुदरती रंग को नुकसान पहुंचाए बगैर इसे तराशने में 1 साल का अरसा लग गया। और इतना महंगा नीलामी हो गई है। ये कौन लोग होते हैं फरा, ये नीलामी कर लेते हैं, ये रूस की कान से निकले। ये कौन नीलामी हुई है तो किसी ने आखिर खरीदा होगा ना, जिसकी इतनी बोली लगी है, तो कोई पर्सन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, कोई इदारा होगा। वो लोग भी सेहत पे कम खर्च करते होंगे, वो भी इन चीज़ों पे ना ज़्यादा खर्च कर देते होंगे। जैसे पाकिस्तानी जो है सेहत पे कम खर्च करते हैं, हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन बड़ा खूबसूरत सा ये हीरा आप देखें कि वो कहते हैं कि उसने रंग ही नहीं बदला, उसको फिर तराशा गया और फिर भी असल हालत में मौजूद है। और उसमें बड़ा काम किया ना, 1 साल लगा है। ये जनेवा में $27 मिलियन 4 अरब 21 करोड़ रुपए से ज़ायद पाकिस्तानी रुपये में फरोख्त हुआ है। 4 अरब 21 करोड़ रुपए, कितना बजट? मेरे तो जुबान से ना निकल नहीं रहा ये 4 अरब और 21 करोड़ रुपए, लेकिन खासा खूबसूरत है। ये भी देखे ना, ये क्या ये हीरा कोई किसी को गिफ्ट देगा? जिसने लिया है वो यकीनन देगा, बस चाटे ना। अगर कोई ताजमहल जो है बना के गिफ्ट दे सकता है तो ये हीरा जो है ये भी इसकी क्या उस तरह से। लेकिन एक बात मशहूर थी ना, एक शख्स ने बहुत महंगा हीरा लिया, उसको चेक कर उसने पूछा कि ये कैसे असली कैसे है, मुझे कैसे पता लगे? उसने कहा आप चाट के देख लो। उसने चाटा, वो मर गया। अब ये ना हो कि ये असली चेक करने लग जाए जिसने नीलामी में खरीदा, लेकिन बहुत महंगा हीरा। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपको वेलकम कहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो हाँ भाई, तैयार हो? तैयार है। सही, कैसा? अच्छा आप बताएं सबसे पहले, आप जैसे शायकीन को अगर स्टेडियम ना जाने का मौका मिले तो कैसा लगता है? बहुत ही जो है ना दिल उदास हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलने के और देखने के मौके फराहम हो रहे हैं। कई ममालिक खेल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को खासे मौके फराहम हुए हैं। सेलिब्रिटी स्टार हमारे साथ मौजूद हैं और PSL और पाकिस्तानी क्रिकेट पर जो है गहरी नज़र रखते हैं फ़ख्र आलम, उनसे बात कर लेते हैं। जी फ़ख्र आलम, बहुत शुक्रिया। कैसी तैयारियां आपने देख रहे हैं खिलाड़ियों की और पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के बावजूद
काफी मौके मिले हैं क्रिकेट के। जी हाँ, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको तो काफी मौके मिले हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, चूंकि ये अभी जिम्बाब्वे वाला टूर भी रहा है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी रही है, नेशनल T20 भी हुआ है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स तो काफी, और अपने माहौल में खेलेंगे तो उनको तो काफी एडवांटेज होगा। देखना यह है कि जो बाहर से आ रहे हैं, और चूंकि इतनी छोटी विंडो है कि क्या जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, और जो टीम होती है, टीम की एक केमिस्ट्री होती है, वो आपस में जेल करते हैं। जिस तरह लाहौर कलंदर्स आपने देखा, जब ये इस PSL का आगाज हुआ था फरवरी में, तो लाहौर कलंदर्स बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल थे, मगर टीम फिर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो गई, और अब वो जो है वो प्लेऑफ्स के अंदर है। तो देखना ये बिल्कुल एक छोटा सा टूर्नामेंट अलग से होगा, और देखते हैं कि कौन कितनी तेजी से इसमें एडजस्ट होता है। ये भी बता दीजिएगा कि आपके ख्याल में PSL के लिए फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, मैं कहता हूं कि सारी टीमें फेवरेट हैं। हर शहर को अपनी टीम बड़ी अजीज है, तो वो हर शहर की टीम उसको बहुत अजीज है। मुल्तान सुल्तान मुल्तान के लोगों को बहुत पसंद है, लाहौर कलंदर्स लाहौरियों को बहुत पसंद है, और कराची किंग्स कराची वालों के दिलों में जो है वो छाई हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बदकिस्मती से और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बाहर हो गए, लेकिन ये कि हर टीम बहुत फेवरेट है अपने शहर की। और ये बड़ा एक्साइटिंग, आपको जो 4 मैचेस जो आप देखेंगे अभी जो होने वाले हैं, बहुत एक्साइटिंग होंगे, और किसी को कुछ पता नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि पहली बार लाहौर कलंदर्स जो हैं वो दूसरे मरहले में आए हैं, तो लाहौर कलंदर्स पहली बार प्लेऑफ में आकर सबको सरप्राइज तो नहीं करने वाले हैं? कैसी तैयारी आप उनकी देख रहे हैं? पहली बात तो है, लाहौर कलंदर्स ने वैसे ही सबको सरप्राइज कर दिया कि वो प्लेऑफ्स तक आ चुके हैं। उनका जो रोमांस था ना बॉटम ऑफ द टेबल, चूंकि जितने पिछले PSL के सीजन गुजरे हैं उसमें वो हमेशा बॉटम ऑफ द टेबल होते थे, बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द टेबल होते थे। तो ये पहली दफा है कि वो प्लेऑफ्स खेल रहे हैं, तो सरप्राइज तो उन्होंने दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो मोमेंटम जो उनका आ रहा था नजर जब ये मार्च में, क्या वो मोमेंटम जारी रख सकते हैं ये अगले 2-3 मैचेस के लिए? देखना ही है। सरप्राइज ऑलरेडी आ गया है, और मुझे पता ये चला कि फवाद राना साहब जो है वो पहुंच गए हैं कराची और फुल तैयारी में है। तो जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तो फवाद राना साहब जो थे वो नहीं आ रहे थे ग्राउंड में। उन्होंने कहा कि जी मैं जिंक्स नहीं करना चाहता टीम को, लेकिन अब वो कराची पहुंच, और मैं भी जो वो कल कराची पहुंच जाऊंगा, और फिर ग्राउंड से आप लोगों के साथ डायरेक्ट होऊंगा। बिल्कुल ठीक है फखरे आलम, बहुत शुक्रिया आपका। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड है, और ये होना भी चाहिए, और वो वहाँ पे मौजूद होंगे उन लोगों को बैकअप करने के लिए जो प्लेयर्स वहाँ पर। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है समझा? अच्छा, वैसे तो मैं लाहौरी हूँ, और फरा बार बार जब भी लाहौर की कोई बात आती है, मुझे वैसे जाती तौर पर कराची किंग्स ज्यादा पसंद है। अच्छा, उसकी वजह बाबर आजम सबसे बड़ी वजह है। बाबर आजम सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर वो मौजूद है, और आमिर भी जो है वो कराची किंग्स में है। अच्छा, वेरी गुड। तो जहाँ अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे वहाँ आप अपनी शहर की टीम को नहीं सपोर्ट करेंगे? नहीं, शहर की टीम की बात नहीं है, जहाँ मुझे मेरे फेवरेट प्लेयर्स मिलेंगे मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा। आप किस तरह के फैंस हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी टीम को सपोर्ट करना है शहर की बिना पे, या फिर हमजा की तरह इस मैरिट पे कि कौन सी टीम अच्छी है और उस पर आपने उसको सपोर्ट करना। हमने आपसे इजाजत लेनी है, 2 दिन के बाद अब आपसे मुलाकात होने वाली है, और याशी नहीं करनी है लोग, मतलब ये आपने वीकेंड पे ना बाहर निकल के याशी नहीं करनी, घर पे फैमिली के साथ टाइम गुजारें, बाहर निकलें, अगर आपको निकलना पड़े तो SOPs का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब हम ऐसी गैदरिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं तो हमारा जो कोरोना है मुल्क में वो बढ़ता चला जा रहा है। घर में भी, क्योंकि घर में भी अगर बाहर से जैसे हम लोग काम करके जाते हैं और एक क्लोज स्पेस में, सर्दियाँ आ गई है ना, खिड़कियाँ बंद हो गई हैं और हम इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो कोशिश करें फासला घर में भी मेंटेन करें, और ज़्यादा लोग एक वक्त में घर के कमरे में भी जमा ना हो। घर में भी एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि जो शख्स इन्फेक्ट होता है ना उसे पता नहीं चलता, 14 दिन के बाद जाके अलामात शायद नमूदार होती हैं, जिसकी वजह से एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। सो हैव अ हैप्पी वंडरफुल वीकेंड। एंजॉय करें वीकेंड को, लेकिन एहतियात के साथ, और हम भी एंजॉय करेंगे एहतियात के साथ। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे